Hello, my dear students. So today I'm going to start a new topic that is respiration. बेसिकली इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं लाइफ प्रोसेस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। लाइफ प्रोसेस जो हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, मैं उसको कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सो हमने डाइजेशन ख़त्म कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज़ गो एंड वॉच। आई एम श्योर आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन बढ़ना है तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड से जो हमें ग्लूकोज मिल रहा है उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या एब्सेंस में भी, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की, बेसिकली मैं नॉर्मल कंडीशन ह्यूमंस के लिए जो बता रही हूँ कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको ब्रेक डाउन करके हम उसे एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज द respiration. As I have written on the board also कि respiration is the chemical process of releasing energy by breaking down glucose for carrying out life processes. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं। और ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए? ताकि हम अपनी लाइफ प्रोसेस को, हमारी लाइफ प्रोसेस क्या होती है? वो सारे प्रोसेस जिसके बिना हमारी लाइफ का कंटिन्यूएशन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। अंडरस्टूड? चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव हो, एक्सक्रीटरी हो, सर्कुलेटरी हो, ये सारे ही सिस्टम हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि इस सिस्टम्स के बिना हमारा लाइफ को कंटिन्यू करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। ये जनरल डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रेस्पिरेशन व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सी बेटा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो हमारी ये जो एनर्जी बन रही है वो एनर्जी नहीं बनेगी। और अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो हम अपने लाइफ के इतने सारे प्रोसेस हैं उसको कैसे चलाएंगे, है ना? रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, तो हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा तो एक फंडामेंटल चीज़ है कि हमें क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। एनर्जी के लिए क्यों चाहिए? हम खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, पहनते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, बिना एनर्जी के तो हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग को रेस्पिरेशन की नीड होती है। फाइन, ये जो रेस्पिरेशन होता है ये बहुत सारे एंजाइम्स, आप हायर क्लासेस में बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ोगे, अभी आपको ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है कि ये हाईली एंजाइमेटिक रेगुलेटेड रिएक्शन है। मतलब बहुत सारे एंजाइम्स इसमें हेल्प आउट करते हैं। ताकि एक से सोचो आप, एनर्जी जो हम लोग के फटाक से कुछ भी, वी आर टॉकिंग, वी आर लाफिंग, वी आर रनिंग, एनर्जी हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको बनाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स भी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और ये क्या कहते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो ये एक एंजाइम डेरिवेटिव प्रोसेस है। सी, अब एंजाइम डेरिवेटिव प्रोसेस है, साथ साथ ये जो हमारा रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ हीट भी हम लोग रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में हीट भी रिलीज होता है। अब हीट का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठंड में जब हम लोग शिवर करते हैं या हम लोग, हमारे दांत ऐसे आपस में बजते हैं तो हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है। वो हीट रिलीज कर रही है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो सके, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थोड़ा कोप अप हम लोग उसके हिसाब से कर सकें। ठीक है, तो इन सब, इस वजह से ये रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं बात करती हूँ रेस्पिरेशन के टाइप्स के हिसाब से, तो ये रेस्पिरेशन का टाइप बहुत सिंपल है कि ये एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना? एरोबिक मीन्स क्या होता है? बेसिकली ये वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की किस में हो रहा है? प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमारी बॉडी में कभी कभी होता है जब ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाता है, तब उस कंडीशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो सब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन नहीं करते, वो हाईली एनारोबिक होते हैं, तो उनके में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, तो एरोबिक respiration means the respiration which is taking place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration is the respiration which is taking place in the absence of oxygen. अंडरस्टूड? अब इस रेस्पिरेशन से मैं बार बार बता रही हूँ कि रेस्पिरेशन से हम लोग को मिल रही है एनर्जी। अब एनर्जी हमें किस फॉर्म में मिल रही है? एटीपी के फॉर्म में मिल रही है। किस फॉर्म में मिल रही है? एटीपी के फॉर्म में मिल रही है। अगर मैं एटीपी का फुल फॉर्म आप लोगों को बताऊं तो मैंने बहुत बार, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती थी तो मैंने बताया हुआ है कि
ATP stands for the what? Adenosine triphosphate, right? Right now I'm erasing this. Let me write. ATP stands for adenosine ट्राईफॉस्फेट है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है बेटा, एडिनोसिन से ट्राई मीन्स 3, फॉस्फेट मतलब एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। और आपको जैसे इसको मान लो ये एडिनोसिन मान लो, इससे जोड़ दो, हम 3 फॉस्फेट जोड़ देते हैं। आपको पता है कि ये जो फॉस्फेट है, ये जब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे एनर्जी चाहिए, अब एटीपी के बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब एटीपी का एक बॉन्ड ब्रेक होगा देन इट विल फॉर्म एडीपी, जिसका मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। देखो 2 ही तो फॉस्फेट बचा, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, हमें और एनर्जी चाहिए तो हम एक और बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है। हम एक और अगर बॉन्ड तोड़ देते हैं तो इट विल फॉर्म AMP, दैट इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसीलिए ATP को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अस द एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। जब जब ये अपने फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगी तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ये मैं बत पड़ा है, अगर आप मेरे यूजुअली नॉर्मल स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, तो आपको ये वाला कंसेप्ट पता होगा, ठीक है। अगेन आई एम रिवाइजिंग, अगेन आई एम टेलिंग कि रेस्पिरेशन से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में हम लोग ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं। ये सेल के अंदर सेलुलर प्रोसेस है, टिश्यू प्रोसेस है, अंडरस्टूड। रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है, बिकॉज इट इज गिविंग अस द एनर्जी। It is giving us the energy in the form of what? In the form of ATP, which stands for adenosine triphosphate. अगर हमें एनर्जी की जरूरत है तो ये ATP अपना एक फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा और ये बन जाएगा ADP, दैट विल बी कॉल्ड एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये अगेन वो अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, दैट विल बी बिकम AMP, दैट इज द एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो रेस्पिरेशन इज बेसिकली कैटेगराइज इनटू द एरोबिक एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, और एनारोबिक का मतलब होता है वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी में जनरल कंडीशन में कौन सा रेस्पिरेशन होता है, तो वो एरोबिक होता है, ठीक है। इसमें कोई इफ बट है ही नहीं, एरोबिक होता है। लेकिन कभी कभी हमारी बॉडी एक्सेसिव एक्सरसाइज करी, एक्सेसिव वर्क की कंडीशन में होती है, तो हमारी बॉडी को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, अंडरस्टूड। और जो कुछ फंगस हैं, ईस्ट वगैरह में बात कर रही हूँ, बैक्टीरिया है, उनके में तो भाई एनारोबिक होता ही है, उसका मैं आपको बताऊंगी, आई विल टेल दिस। पहले हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिलहाल क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज का बनना, ठीक है। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या होगा, नहीं हो पाएगा। ये ग्लूकोज किसके प्रेजेंस में बर्न आउट हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होके बेसिकली ये टूट के हमें क्या बना के दे रहा है, एनर्जी बना के दे रहा है। साथ साथ इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है और वाटर रिलीज हो रहा है। स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने इसी लिख दिया था, प्लीज सॉरी फॉर दैट, आई हैव इरेज्ड इट, ओके। तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लिया करिए, ठीक। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो अभी ये तो हमने बनाया कि एनर्जी टूटी, एनर्जी बनती भी है, तो ये जो है ये पूरा एक तरीके से रिएक्शन है हमारी बॉडी में। कुछ होते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, कुछ होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको इरेज करके बताती हूँ। एनाबॉलिक, देखो कोई चीज टूटेगी, कोई चीज बनेगी, है ना। तो जो एनाबॉलिक रिएक्शन है वो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस में, ठीक है। जब हम किसी भी चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब सिंपल चीज बन के जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स चीज जो फॉर्म कर रही है, किसी भी चीज में रिएक्शन में कुछ भी बन रहा है तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है, ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करके दे रही, कुछ हो रहा है ऐसा, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कैटाबॉलिक। एक सिंपल सा कंसेप्ट मींस ऐसे समझ लो, ऐसे ब्रिक्स मान लो, ठीक है।
छोटे छोटे ब्रिक्स हैं. नाउ इट इज फॉर्मिंग द बिगर वन. तो छोटी छोटी चीजों से बड़ी चीज है एनाबॉलिक प्रोसेस. अब ये बड़ी चीज है, नाउ ये टूट रही है सिंपल में, देन इट विल बी कॉल्ड एज द कैटाबॉलिक. तो एक होता है एनाबॉलिक और एक होता है कैटाबॉलिक. ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के टाइप है. ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं? सम ऑफ ऑल इंटरनल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन. और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को हमने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक. एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. ठीक है. एनाबॉलिक में क्या होता है? कोई भी चीज, सिंपल चीज है, फॉर्मेशन होता है. ठीक है. और कैटाबॉलिक में कॉम्प्लेक्स चीज से छोटी छोटी चीजों में बढ़ जाता है. ठीक है. तो ये वाला कंसेप्ट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा. अब मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाह रही हूँ कि मैंने लिखा था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूको एनर्जी दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर रिलीज हो रहा है ना. आप कहोगे जैसे कि कोई ऐसा पर्सन है, आपकी बॉडी को देखो, ग्लूकोज का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है. इस ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? मैं नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और. अंडरस्टूड. तो ये ऑल्टरनेटिव ग्लूकोज का कुछ भी नहीं है. हमारी बॉडी को ग्लूकोज ही चाहिए. अब वो कहोगे कि मैम अगर कोई पर्सन है जो प्रोटीन ज़्यादा ले रहा है तो क्या मैम कैसे? देखो, उससे भी तुम्हारी बॉडी ग्लूकोज बना लेगी, उसको लीवर में भेजेगी, उससे ग्लूकोज बनाएगी. जो यूरिया वगैरह, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बचेगा, क्योंकि प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होते हैं, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बचेगा वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा तुम्हारी बॉडी से. तुम्हारी बॉडी जितना ग्लूकोज यूज करना चाहती है करती है, बाकी को वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख देती है. जैसे हमारे पास जितना पैसा, हमें जितना जरूरत हम यूज किए, बाकी को हमने स्टोर कर दिया, है ना. तो उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी भी ग्लूकोज को यूज करेगी जितना उसे चाहिए, जितनी उसे एनर्जी चाहिए, और बाकी को वो इट विल स्टोर. तो सेम एज योर बॉडी इज डूइंग. अंडरस्टूड? ठीक है. ओके, नाउ लेट्स कम विद द रिएक्शंस एंड ऑल. आई होप आपको ये मेटाबॉलिक रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं. ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं. क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये सारी चीज़ें से फॉर्मेशन हो सकता है. तो अगर दैट कंसेप्ट विल बी क्लियर तो आप कर लोगे, आपको क्लियर हो जाएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एवरीथिंग विल बी क्लियर. ठीक है. तो चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि एक होता है एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, है ना बेटा. आई एम हियर हाईली टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. क्या हुआ? हमारी बॉडी ने कुछ भी किया, हम लोग कुछ भी खाए, C6H12O6 दैट स्टैंड फॉर द ग्लूकोज. अब उसने क्या किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला और साथ साथ एनर्जी निकली. हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान अभी हम ये नहीं दे रहे हैं. हमारा मेन मोटो है एनर्जी. अब तुम्हें पता है बेटा, आपको पता होगा कि ग्लूकोज, जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन, हमारे जनरली हम यूकैरियोट्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 36 से 38 ATP मिलती है. अब आपसे कोई कहेगा 36 से 38 ATP, तो आई होप आपको क्लियर होगा कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट बॉन्ड जुड़े हुए हैं. जब भी एक बॉन्ड टूटेगा एनर्जी रिलीज होगी, 2 टूटेगा, 3 टूटेगा. अंडरस्टूड? तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि 6 ग्लूकोज का आप दिखाओ, तो तुम कितनी ATP प्रोड्यूस करके दिखाएंगे? तो इतना जनरल मैथ्स यूज करना कि जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो 36 से 38 ATP हो रहे हैं, तो 6 होंगे तो आप उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. अंडरस्टूड? ठीक है. चलो, मैं बायो की स्टूडेंट हूँ, इतना मैथ्स आता नहीं है, बट ये जनरल मैथ्स है, ये सभी को आता है. ठीक है. चलो, अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की. हमारी बॉडी में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें होता क्या है कि लैक्टिक एसिड बनता है. आप देखते होगे कि कभी आप इरेगुलर एक्सरसाइज कर लिया, आपकी आदत नहीं है, मान लो कोई जिम गया, नया नया जिम किया ना, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक, मैं तो करके ही रहूँगा जिम एंड ऑल, तो स्टार्टिंग फेज में हमें पेन होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है. अंडरस्टूड? लैक्टिक एसिड, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में कब हो रहा है? व्हेन योर बॉडी इज नॉट गेटिंग द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. So what is happening basically? This C6H12O6, understood, C6H12O6, this is breaking down to form, this glucose is basically breaking down, ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, this is breaking down to form this, कि लैक्टिक एसिड बना के दे रहा है ये हम लोगों को.
और यही लैक्टिक एसिड और साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है बड़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जो कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 ATP। सिर्फ आप देखो नॉर्मल हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 से 38 ATP मिल रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज जो हो रहा है, ये जो ग्लूकोज है वो हमें लैक्टिक एसिड में ब्रेक होके दे रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज हैपनिंग। लैक्टिक एसिड और साथ साथ ये हमें एनर्जी रिलीज करके दे रहा है। और सिर्फ कितनी एनर्जी हमें मिल रही है? 2 ATP मिल रही है, मतलब बहुत ही कम हमें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो ये कहना सही है ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा बन रही है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बन रही है। ठीक है, अब ये जो लैक्टिक एसिड होता है, इसी लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हमारे मसल्स में हो जाता है और ये हमें पेन होता है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, जो डिजीज, ये हमें बहुत ज़्यादा क्रैम्प कॉज कराता है। क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हमारे मसल्स में हो जाता है और हम लोग कुछ दिन रेस्ट करते हैं तो फिर हम ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन क्या कर देता है? ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। बेसिकली ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज होके फिर ये हमारे मसल्स में से डिजोल्व हो जाता है, तो हम बड़े नॉर्मल से हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला कंडीशन को हम कहेंगे ऑक्सीजन डेट कंडीशन। ऑक्सीजन डेट कंडीशन, ऑक्सीजन डेट कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन की कमी थी और जैसे ही इस लैक्टिक एसिड को ऑक्सीजन ने, मतलब ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया तो ये ठीक है, इसका जो डेट था, इसका जो उधार था वो खत्म कहानी। अंडरस्टूड? अगेन आई एम रिवाइजिंग। नॉर्मल कंडीशन एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज हमें एनर्जी दे रहा है, एक ग्लूकोज से 36 से 38 ATP मिलती है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी है। अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ तो हमें लैक्टिक एसिड मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, जो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मिलेगी। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस तो नहीं है, स्लो प्रोसेस है। साथ साथ क्या हो रहा है इसमें बेटा, ये स्लो प्रोसेस के साथ साथ ये जनरली हमारी बॉडी में नहीं हो रहा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन में हो रहा है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प हो रहे हैं, पेन हो रहे हैं। जब ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तो हम लोग बैक टू नॉर्मल कंडीशन में हो जा रहे हैं। ये ठीक है, तो आपको ये 2 कंडीशन आई होप समझ आई होगी। ठीक, अब एक कंडीशन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो हमारे साथ नहीं हो रहा है, हमें ईस्ट वगैरह में देखने को मिल रहा है। उससे भी पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। वी डोंट हैव टू जंप, राइट? हम लोग को एक कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। अब ये जो मैंने बोल दिया कि ये इतना आप लोग अरे बड़ी जल्दी एनर्जी बन गया, नो, दिस इज अ रिएक्शन। ऑब्वियसली रिएक्शंस हो रहे हैं इसमें, तो ये ऐसा तुरंत ऐसे फटाक वाला प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में सेल ऑर्गेनल में ये हो रहा है। 2 चीजें होती है, एक होता है हम लोगों का ग्लाइकोलिसिस और एक होगा क्रेब साइकिल। होता क्या है कि ये जो ऐसे हमने लिख दिया एनर्जी नहीं, ये जो ग्लूकोज है सबसे पहले इस ग्लूकोज को हम लोग को पाइरुवेट में तोड़ना होता है। पाइरुवेट या हम कह सकते हैं पाइरुविक एसिड में ये टूटता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हमें एनर्जी बना के देता है। अब क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज पाइरुवेट एसिड में हो रहा है ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और इसको हम लोग कहते हैं, इस स्टेप को लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको इज रिलेटेड टू ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट एसिड बना। अब ये जब ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल होगी जिसका नाम है क्रेब साइकिल और इसी क्रेब साइकिल में हम लोग को फाइनली क्या बनेगी, एनर्जी बन के मिलेगी। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आप इससे क्लियर हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और फाइनली ये 2 सेल ऑर्गेनल के मदद से, ये 2 सेल ऑर्गेनल की मदद से, ये 2 साइकिल की मदद से हम लोगों को एनर्जी मिल रही है। ये ग्लाइकोलिसिस दिखने में कितना छोटा लग रहा है, 11th में जाओगे तो यू विल स्टडी द 10 स्टेप रिएक्शन। ओके, लीव इट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए। डन, क्लियर है? चलो अब हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इथाइल अल्कोहल एनॉल फॉर्मेशन, वो ईस्ट में हो रहा है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन की कहानी हो गई। Now let's move to the anaerobic respiration. Anaerobic respiration, एक चीज याद रखिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर ग्लूकोज, योर बॉडी नीड इट एनी हाउ। जैसे भी तुम जो भी खा रहे हो, माई बॉडी उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसको बनाएगी, उसको तोड़ेगी, तभी उसको एनर्जी मिलेगी उसे। ठीक है, अब
और एनर्जी कोई तुमसे पूछता है कि वाई वाई व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन वाई, तो आप कहोगे आपको पता है कि प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन को हमें सिंपल फॉर्म में तोड़ना होगा ना, अमीनो एसिड बनाना होगा ना, हमें इसलिए रेस्पिरेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि एनर्जी देगा तभी तो हम कर पाएंगे। हम कह रहे हैं कि एंजाइम से रिलेटेड प्रोसेस है, तो एंजाइम को बनाने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, है ना। हमारा मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, मैसेज का ट्रांसमिशन, इम्पल्स का ट्रांसमिशन, इम्पल्सिस ट्रांसमिशन, तो उसके लिए भी हम लोगों को चाहिए, है ना। हम मसल का, हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके लिए भी हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्शन हम लोग रिलैक्सेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें मसल चाहिए। तो कोई भी आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, यू मे राइट दिस पॉइंट। अंडरस्टूड? चलो ठीक। नाउ लेट्स मूव टू दी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको ये जो ग्लूकोज था C6H12O6, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सॉरी एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सारी चीजें हो रही हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब किसके प्रेजेंस में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये फॉर्म कर रहा है इथाइल अल्कोहल, that is C2H5OH। OH symbolizes for the alcohol, ठीक है। और ये एनर्जी भी दे रहा है, 2 ATP बन रहा है, और साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज कर रहा है अपने साथ से, ठीक है। ये जो C6H12O6 है, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रेजेंस किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होगा। ये क्या बना के दे रहा है, इथाइल अल्कोहल बना के दे रहा है, दैट इज C2H5OH। साथ साथ हमें ये 2 ATP बना के दे रहा है, और ये CO2 भी गैस रिलीज कर रहा है, और ये हो रहा है किसमें, ईस्ट में हो रहा है, ईस्ट में, ये ईस्ट में हो रहा है, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि हम लोग जैसे जो खमीरा उठता है या डोस हम लोग गूंथ के पूरा रख देते हैं, तो कुछ समय बाद वो स्मेल करने लगता है, वाई, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एंड वो पफिनेस उसमें आ जाती है, वाई, क्योंकि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो CO2 गैस रिलीज होती है, जो उसके में थोड़ा सा पफिनेस क्रिएट कर देती है, ठीक है। So this was about the introduction of respiration. We will meet in the next lecture, and then we will study कि ये respiration path क्या है, क्या क्या इसमें कंटेन कर रहा है, कहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसफर हो रहा है, जा रहा है, पहुँच रहा है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, ठीक है। सो थैंक यू।